चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जो भी छोटी-छोटी टर्मिनोलॉजी थी उनके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था किन-किन का रासायनिक तुल्यांक आपको याद में रखना है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे कि तांबा है, जैसे कि सोना है, ठीक है? इनका आपको रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम और फैराडे बेटा यही है, जो फैराडे इन्हीं का यूज़ करेगा, रासायनिक तुल्यांक का, विद्युत रसायन का, है ना? तो ध्यान रखना। तो मैं थोड़ा-सा याद दिला देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा, यहां से हमने कहा था m बराबर, ओ भाई साहब ये तो बड़ा धीरे धीरे चल रहा है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा करो पहले, है ना, ये आ गया बड़ा। देखो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है जेड आई टी। m बराबर क्या होता है, जेड आई टी। अब देखो बेटा, m बराबर जेड आई टी होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, m बराबर क्या होता है बेटा, जेड क्यू, है ना। तो यहां से ये z क्या है, यही है बेटा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और इसका मान क्या है, m बटे में q। बोलो सही, हाँ सही सही। एक बार फैराडे इसका यूज करेगा, है ना। यानी कि फैराडे का जो पहला नियम है ना बेटा, उसमें इसका नियम यूज करेगा वो, ठीक है। और दूसरा दूसरा फैराडे किसको यूज करेगा, दूसरा करेगा कि एक दूसरा संयोजकता वाले का, यानी कि रासायनिक तुल्यांक का। वो क्या होता है बेटा, वो होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। बोलो क्लियर, क्लियर, ठीक है। और इसके नियम का दूसरे में यूज करेगा, और बेटा इन दोनों को यूज करके वो फैराडे के दो नियम कर लेगा, ठीक है। ये वही बेटा, जैसे मशीन के अंदर मैडम मैरी ने बोला था, क्या बोला था कि इसमें बल लगेगा, है ना, और फैराडे ने बोला था कि ले भाई अब मैं मोटर बना दूंगा, है ना। बोला था ना भाई, धारा के चुंबकीय प्रभाव को बताया किसने, ऑरस्टेड ने। अच्छा, मैडम मैरी ने क्या बताया, लगने वाले बल को, है ना। और ऑरस्टेड ने क्या बोला कि तुम दोनों बैठो, अब इसका काम मैंने कर दिया है, यानी कि मैंने मोटर बना दी है ना। तो बेटा यहाँ पर भी काम तो भाई साहब वोल्टा वगैरह करके गए थे, और यहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए कौन आ जाएगा, फैराडे साहब, ठीक है। तो लिखो बेटा, तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो हमारा टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, विद्युत रासायनिक प्रभाव द्वारा माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए। तो लिखो बेटा, विद्युत के रासायनिक प्रभाव के द्वारा, विद्युत के रासायनिक प्रभाव के प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा, किसने बेटा, इनका पूरा नाम क्या था, माइकल फैराडे। इन द्वारा माइकल फैराडे ने, माइकल फैराडे ने क्या दिए बेटा, विद्युत अपघटन के नियम दिए। विद्युत अपघटन के कितने नियम दिए बेटा, दो नियम दिए, दो नियम दिए। कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। तो पहला होगा बेटा प्रथम नियम, और दूसरा होगा द्वितीय नियम, है ना, लिखा दूंगा। तो लिखो बेटा, पहला प्रथम नियम, जिसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ। और सेकंड क्या होता है बेटा, द्वितीय नियम, जिसे क्या बोला जाता है बेटा, सेकंड लॉ, है ना। अब ये क्या क्या होते हैं सब पढ़ेंगे एक एक करके, जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए तो पहले पढ़ते हैं बेटा, फैराडे का पहला नियम क्या है। तो यहां से पहला पढ़ेंगे, फैराडे का ए, फैराडे का पहला नियम क्या कहता है सर, ये फैराडे का पहला नियम, आइए जानते हैं। तो फैराडे का पहला नियम ये कहता है बेटा कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित धारा, यानी कि आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। तो लिखो पहले, फिर समझा दूंगा। वैसे सब कुछ मैंने पहले पढ़ा रखा है ना, ध्यान रखना। इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार किसमें बेटा, इलेक्ट्रोलाइट में, किसमें, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड पर किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट द्वारा, समझ गए, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, यानी कि बेटा स्मॉल एम क्या, प्रवाहित धारा यानी कि क्यू के समानुपाती होता है। पदार्थ की मात्रा एम, प्रवाहित धारा मात्रा यानी कि बेटा क्यू के क्या होता है बेटा, के समानुपाती होता है। इट इज प्रोपोर्शनल, है ना, समानुपाती होता है। क्लियर, यस सर, बिल्कुल क्लियर। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, आराम से देखो बेटा, पहले नियम में उसने क्या बोला था कि अगर मान लो ये मेरा पात्र है ना, इस पात्र के अंदर बेटा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं, इस पात्र में क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है। अब जब इस इलेक्ट्रोलाइट में बेटा धारा डालोगे कहां से डालोगे बेटा, इलेक्ट्रोड पर, है ना, इलेक्ट्रोड से ही तो धारा डालोगे, है ना, तो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा और यहाँ पर बेटा क्या होने लगेंगे, आवेश आने लगेंगे। तो बेटा ये आवेश जो मुक्त हो रहे हैं कहां पर होगा, इलेक्ट्रोड पर, किससे होगा, इलेक्ट्रोलाइट से। तो देखो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा क्या है, m। दरअसल m किसकी मात्रा है बेटा, ये आयंस की मात्रा है m, क्या, ग्राम में, बोलो सही, हाँ सही। अब देखो वो प्रवाहित धारा की मात्रा, यानी कि यहां से जो बेटा आपने धारा की मात्रा डाली है ना, आवेश डाले हैं, उसके समानुपाती होता है, बोलो सही, हाँ। तो देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हैं सर मेरा जो m होगा वो किसके समानुपाती होगा, वो प्रवाहित धारा की मात्रा यानी कि आवेश के समानुपाती होगा। बोलो क्लियर, हाँ सर क्लियर। ये क्या होगा बेटा, आवेश, ठीक है, बहुत से। और जब आप इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो बेटा एक कारक लगाते हैं, उस कारक को क्या बोला जाता है, उस कारक को बोला जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बोलो हाँ, हाँ सर हाँ, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसके अलावा बेटा एग्जामिनर अगर ये लिख के दे आपको कि m बराबर होता है z इंटू आई टी, तो बेटा ये भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, उसको समझेंगे बेटा। देखो क्यों क्या होता है, हम जानते हैं बेटा धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर होती है, q बाई टी होता है। तो यहां से बेटा q बराबर क्या लिख सकते हो, i इंटू टी। ठीक बेटा, फैराडे ने भी यहीं से ये चीजें लिखी है कि q का मान क्या होता है बेटा, आई टी के बराबर होता है। बोलो आई समझ में, पक्का आ गई समझ में, आ गई। तो यहां से मुझे फाइनली क्या मिल गया, फैराडे का पहले नियम के अनुसार मुझे क्या मिल गया, हमें मिला m बराबर z आई टी। बोलो सही, हाँ सर बिल्कुल सही। क्लियर, क्लियर। यहाँ क्या क्या है, जहां ये जो z है ना, ये z क्या है बेटा, z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जहां z क्या है बेटा, ये मैं पढ़ाया ना मैंने पहले आपको, है ना, हाँ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना। ये m क्या है, ये m क्या है, ये इलेक्ट्रोड पर मुक्त द्रव्यमान है ना। अब इसका इकाई पूछेगा तो क्या बताओगे बेटा, इसकी इकाई होती है ग्राम में, है ना। और z की इकाई क्या होती है बेटा, ये होती है ग्राम प्रति कूलाम। ठीक है, अभी बताते हैं बेटा कैसे। उसी तरह बेटा ये I क्या है, ये I क्या है, धारा, क्या है बेटा, धारा, किसमें बेटा, एम्पियर में। उसी तरह T क्या है, T है हमारा समय। और उसी तरह बेटा Q क्या होता है, Q होता है आवेश। और इस आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है नहीं होती, होती। अब देखो बेटा आराम से देखना है ना, यहां से अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो मुझे फिर से पता चल जाएगा। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, m बराबर z इंटू क्यू। कोई दिक्कत है नहीं सर, अभी तो आपने बताया था। तो z को बेटा यहीं रखो और m के बटे में क्या भेज दो, q भेज दो, कर सकता हूं, हाँ। m का इकाई क्या है, ग्राम है, और q की क्या है बेटा, कूलाम है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि z की इकाई क्या होती है बेटा, कूलाम, ग्राम प्रति कूलाम, है ना। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे तो बेटा शर्माना मत, आंसर लगा के आना। क्लियर,
क्लियर। तो ये हो गया बेटा पहला नियम फैराडे का कंप्लीट। और Z का मात्रक पूछे तो बेटा ग्राम प्रति कूलाम होता है, ठीक है, पूछेगा। अतः और Z क्या होता है बेटा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अतः विद्युत रासायनिक तुल्यांक तुल्यांक Z का मात्रक क्या होता है बेटा? ग्राम प्रति कूलाम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। होता है। बोलो हाँ। हाँ सर, बिल्कुल हाँ। ठीक है। तो ये है बेटा आपका फैराडे का पहला नियम। और उसने किसका प्रयोग किया? उसमें उसने रासायनिक तुल्यांक का प्रयोग किया। आसान है बेटा, कुछ नहीं है। उसने धारा डाली, इससे ये टूटा, जितना टूटा M वो धारा के समानुपाती था, काम खत्म। कितना टूटा वो आवेश पर निर्भर करता है, इसको हटाया तो Z लग गया, Q की जगह IT लगा दिया, और कुछ बड़ी बात नहीं की उसने, ठीक है। पर हम समझते बहुत टिपिकल तरीके से, इसलिए हम समझ नहीं पाते। आप समझ गए ना? बिल्कुल। सेकंड नियम क्या था बेटा? इसमें देखो पात्र की संख्या क्या है? एक ही है। इसमें पात्र कितने हैं बेटा? एक। लेकिन है क्या है बेटा? हम इंसान हैं, हम दिमाग चलाए बिना रहेंगे नहीं। तो बेटा अगले नियम में उसने क्या किया? एक पात्र नहीं, धारा तो एक ही रखी, लेकिन पात्र उसने बहुत सारे कर दिए। कैसे? बताता हूँ। तो दूसरा नियम लिखो बेटा। ये पहला हो गया, दूसरा लिखो। फैराडे का दूसरा नियम, है ना? अब बताओ इसमें उसको किसकी सहायता ली होगी? तो सर इस नियम को समझाने के लिए उसने रासायनिक तुल्यांक की सहायता लिखी। तो लिखो बेटा। ठीक है। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना बेटा। इस नियम को रासायनिक तुल्यांक रासायनिक तुल्यांक यानी कि E या W, है ना? रासायनिक तुल्यांक E इस नियम को रासायनिक तुल्यांक द्वारा समझा जाता है। अब एक बार मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बाद सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ठीक है? लिखो बेटा। यदि विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में एक ही समय में समान मान की धारा प्रवाहित की जाए, पहले लिखो। यदि विभिन्न यानी कि बहुत सारे विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा? हाँ। विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में समान समय के लिए, समान समय में, और धारा भी कैसी होनी चाहिए बेटा? समान। समान समय में समान धारा प्रवाहित की जाए। प्रवाहित की जाए। भाई पहले तो क्या था कि भाई एक ही इलेक्ट्रोलाइट था, और अब क्या है बेटा? विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या होगा? यही सारा कार्यक्रम देखने को मिलता है। तो देखना बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे ना, इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त होने वाला पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। यदि विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में समान समय में समान धारा को प्रवाहित की जाए, तो विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट के विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट वाले इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुए पदार्थ की, यदि विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में समान समय और समान धारा, ये देखो इसको नोट करना बेटा। तो विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट
वाले इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होना, तो विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट वाले इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा क्या होती है? रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। रासायनिक तुल्यांक यानी कि ई के समानुपाती होती है। अभी समझाता हूं बेटा। यानी कि भैया अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट है ना? समान समय है, मतलब समान समय में चल रहा है, ठीक है? समान धारा जारी है, यानी कि हर किसी में धारा समान जारी है। तो इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त हुए पदार्थ, यानी कि अलग-अलग इलेक्ट्रोड पे अलग-अलग धारा मुक्त होगी, है ना? वो किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोलाइट कौन-सा है? उसकी मात्रा जो है वो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी। कैसे? आओ समझते हैं। आओ समझते हैं। ये लो भैया। मान लो ये मेरा क्या है बेटा? पहला पात्र है। ये मेरा क्या है? दूसरा पात्र है। ये मेरा क्या है? तीसरा पात्र है। 3 बहुत है कि और लूँ? आपकी मर्ज़ी हो तो और ले लेना, ठीक है? ये लो। इसके अंदर बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट है ना? इसका नाम मान लेता हूँ मैं A1 इलेक्ट्रोलाइट, है ना? अच्छा, अलग-अलग है बेटा ये। इसके अंदर क्या है बेटा? A2 इलेक्ट्रोलाइट है ना? बहुत बढ़िया। और इसमें बेटा एक अलग प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है, वो कौन-सा है? वो है A3 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यहाँ A1, A2 और A3 बेटा तीनों ही क्या है? तीनों ही क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, अलग-अलग प्रकार के, है ना? अच्छा, सर आपने ये लिखाया है कि अगर विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ए, बी, सी में समान समय पर समान धारा डालनी, वो कैसे डालूँगा? डाल रहे हैं, शांति रखो। ये आपका क्या है बेटा? ये आपका इलेक्ट्रोड है। अच्छा, अच्छा, इसमें भी इलेक्ट्रोड है, बिल्कुल है। तो बेटा यहाँ से आप धारा डालते हो, है ना? ये धारा और यही धारा बेटा आगे इधर से निकाल के इसमें डाल दो। ओहो! बोलो कोई दिक्कत है क्या? यही धारा बेटा आगे इधर निकाल के इसमें डाल दो और यही धारा बेटा आगे इधर से निकाल के इसमें डाल दो। क्या ये धारा का मान समान नहीं है? बिल्कुल सर, धारा का मान समान है। अगर यहाँ से धारा ये क्या जा रही है बेटा? आई जा रही है, तो बेटा यहाँ से धारा आई ही निकल रही है। यही धारा बेटा आई इसमें जा रही है, यही आई इसमें निकल रही है, यही आई इसमें जा रही है और यही आई इसमें से निकल रही है। आगे धारा को बंद बना देना क्योंकि धारा हमेशा बंद परिपथ में जाती है, ठीक है? हाँ, यूँ नहीं कि बेटा ये लो मैं बना देता हूँ, आप तो बनाओगे नहीं, ठीक है? ये लो, समझ में आया? ठीक है। अब सर कहना क्या चाहते हैं? इधर आओ बेटा। अभी तक तो मेरे पास क्या था? मैंने क्या किया था? एक ही पात्र को काम में लिया था और एक ही बैटरी लगाई थी। लगाई थी, नहीं लगाई थी? बिल्कुल लगाई थी। देखो, इसके अंदर अपन ने क्या किया था? थोड़ा समझेंगे। बेटा यहाँ पर आपने क्या किया था? एक ही पात्र लिया था, है ना? और उसमें क्या था बेटा? एक ही प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट था। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट है ना? और फ़ैराडे का पहले नियम में क्या था? फ़ैराडे का प्रथम नियम प्रथम नियम में आपने क्या किया था बेटा? एक ही पात्र लिया था, उसमें क्या लगाया था? इलेक्ट्रोड लगाया था, है ना? ठीक है? और जैसे ही बेटा इसको आपने एक ही सप्लाई दी थी ई, है ना? यहाँ से धारा आई और बेटा धारा टूटते ही इलेक्ट्रोलाइट में से क्या बने? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने और बेटा इन्होंने कार्य करना शुरू किया, है ना? दरअसल ये इन इलेक्ट्रोड की मात्रा जो बेटा यहाँ या यहाँ जाती है ना, इस मात्रा को आपने क्या माना था? एम ग्राम माना था। माना था, नहीं माना था? माना था। और बेटा ये जो धारा आ रही है ना, उसको आपने क्या लिया था? क्यू यानी कि क्यू कूलाम आवेश लिया था, है ना? तो यहाँ से ही तो आपने बोला था पहले नियम के अनुसार कि P समानुपाती होता है Q के और P बराबर क्या होता है बेटा ZQ और यहाँ से आपने निकाला था Z बराबर क्या होता है M बटे Q और यहाँ से आया था बेटा ग्राम प्रति कूलाम। बोलो हाँ, हाँ। ये क्या था? पहला नियम था। ये क्या था? पहला नियम। यानी कि टूटने वाले पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? बेटा वो इसके आवेश के समानुपाती होता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा पहला नियम कहता है। ठीक है? ऐसा कौन कहता है बेटा? पहला नियम कहता है। बोलो सही हाँ से। दूसरे नियम में मैंने क्या किया? ऐसे-ऐसे बहुत सारे पात्र लगा दिए। ये देखो, दूसरे नियम में मैंने ऐसे-ऐसे बहुत सारे पात्र लगा दिए, है ना?
अब इस नियम में क्या कह रहा है, देखना बेटा, इलेक्ट्रोलोड यानी कि विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट यानी कि अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट वाले इलेक्ट्रोड, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट है ए, उस पे ये इलेक्ट्रोड, ये ए2 बेटा इस पे ये इलेक्ट्रोड, ये ए3 इस पे ये इलेक्ट्रोड। पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा यानी कि m बेटा किसके समानुपाती है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक E1 के समानुपाती है। बोलो हाँ। हाँ। यहां से फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार, फैराडे के दूसरे नियमानुसार क्या होगा साथियों? सर वो फैराडे कहता था कि m जो होगा वो किसके समानुपाती होगा? E, और ये E क्या है बेटा? ये E है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बोलो हाँ। है, बहुत बढ़िया। अब देखो, मान लो जब इसमें से धारा जा रही है ना, तो बेटा यहाँ पे इसका रासायनिक तुल्यांक E1 है। कितना है? E1 है। और टूटने वाले जो आवेश है ना बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मान मैं मान लेता हूँ बेटा कितने हैं? M1 है। उसी तरह बेटा यहाँ पे मान लेता हूँ मैं M2 टूटा है, और बेटा E कितना है? E2 है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और बेटा यहाँ पर मेरा M3 टूटा है, और विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? E3 है। ठीक है। हाँ। M1, M2, M3 क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट का टूटा अंश जो इलेक्ट्रोड पर जाता है। ठीक है। हाँ। और सर क्या है? और E1, E2 और E3 क्या है? सर ये इलेक्ट्रोलाइटों का क्या है बेटा? रासायनिक तुल्यांक है। रासायनिक तुल्यांक है। बोलो हाँ। हाँ सर बिल्कुल सही। ठीक है। चलिए बहुत सही। तो यहां से बेटा मुझे क्या समझ में आया? M समानुपाती Q होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यहां से सर मैं क्या कह सकता हूं? यहां से मैं क्लियरली कह सकता हूं कि यदि यदि मेरा M जो है वो E के समानुपाती है, तो बेटा मैं ये भी तो कह सकता हूं, अतः मेरा M और E को अगर मैं नीचे भेजूंगा तो बेटा इन दोनों का अनुपात मेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को कहते हैं बेटा स्थिर हो जाएगा। होता है कि नहीं? होता है ना? अब देखना बेटा आराम से। इसका मतलब मेरे इस पात्र के लिए अगर मेरा M1 बटे E1 है, तो बेटा इस पात्र के लिए क्या हो जाएगा? M2 बटे E2, और इस पात्र के लिए क्या हो जाएगा? M3 बटे E3, और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहीं से मेरा फैराडे का तीसरा नियम आता है कि अतः यदि अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट से समान धारा जाए, तो बेटा पहले से मुक्त हुआ पदार्थ बटे रासायनिक तुल्यांक, दूसरे से मुक्त हुआ बटे रासायनिक तुल्यांक, तीसरे से मुक्त हुआ पदार्थ बटे रासायनिक तुल्यांक। अब ऐसे ऐसे कितने भी लगा दो, इस तरह से चलते जाएंगे। बोलो समझ में आया? आया। तो यही बेटा क्या है? फैराडे का दूसरा नियम, और यह रासायनिक तुल्यांक पर निर्भर करता है। ठीक है। बहुत सही। ठीक है। चले, तो आपको आई होप बेटा पहला और दूसरा फैराडे का नियम अच्छे से समझ में आ चुका है। आया कि नहीं आया? ठीक है। पहला नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है, ये तमाम चीजों के बारे में आपने जान लिया। ठीक है। पहला नियम सिंपल सा था, m बराबर जेड क्यू। यहां से मात्रक पूछता है बेटा, ध्यान रखना। दूसरा नियम, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में मात्रा क्या डाली है? समान डाली है। ध्यान है, यहां लिख दो बेटा, ज्ञात रहे प्रवाहित धारा का मान समान है। समान है। ठीक है। सर इस करने का कारण क्या है? बेटा आजकल जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, वैसे वैसे हमें एक ही समय पर अलग अलग चीजों के धात्विक शोधन की जरूरत होती है, प्यूरिफिकेशन की जरूरत होती है। इसलिए बेटा हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे पता है आपको? अब इसके अनुप्रयोग करेंगे कि विद्युत अपघटन के, अब मुझे पता चल गया कि धारा डालूंगा तो इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, है ना? इसका मतलब अब बेटा धातुओं का शोधन होगा।
धातुओं पर हम लेपन कर पाएँगे, एक धातु की परत दूसरे पे लगा पाएँगे, धातुओं को प्योर कर पाएँगे, क्योंकि खनिज क्या मिलते हैं बेटा? अशुद्ध स्थिति में मिलते हैं, उनको मुझे शुद्ध करना पड़ेगा और तो और हम सेल बना पाएँगे और तो और हम बैटरी बना पाएँगे। ये सब इन्हीं एक्सपेरिमेंट का करामात होती है, ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक है? तो ये थे बेटा फ़ैराडे का पहला और दूसरा नियम आपके सामने, ठीक है? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये क्या था बेटा? पूरा किस पर आधारित था? ये पूरा विद्युत अपघटन पर आधारित था। तो लिखना बेटा, यह संपूर्ण अभिक्रिया, यह संपूर्ण कार्य किस पर आधारित होता है बेटा? विद्युत अपघटन पर आधारित होता है। होता है कि नहीं? होता है, विद्युत अपघटन पर आधारित होता है। अब बेटा आप क्या करेंगे, इस विद्युत अपघटन के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि आम जीवन में इसके कैसे उपयोग है ना? तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग, ठीक है? आओ, तो लिखना बेटा अगला। यहाँ से क्वेश्चन आता है, टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा बेटा, ध्यान रखना। विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना? कौन-कौन सी होती है? आओ देखते हैं। तो पहला तो लिखोगे बेटा, विद्युत अपघटन की क्रिया में अनेक अनुप्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि विद्युत लेपन करना, मुद्रण करना, विद्युत का शोधन करना या फिर निष्कर्षण करना या कैपेसिटर का निर्माण करना, ठीक है? तो लिखो बेटा। इसमें पहला क्या पढ़ेंगे? अब मैंने सर इसके क्यों नहीं लिखा है इसका नंबर? क्योंकि बेटा इसका तो कितना ही प्रयोग होता है। कल को उठ के आप बना दोगे, सर रासायनिक प्रयोग करके मैंने ये बनाया, तो मना थोड़ी ना करूँगा। अनुप्रयोग एप्लीकेशन होता है, कितनी भी कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए इसका नंबर नहीं लिखा जाता, ठीक है? कौन-कौन से होते हैं ये बताते हैं। तो पहला अपन इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? पहला अपन पढ़ेंगे विद्युत लेपन। विद्युत लेपन, है ना? दूसरा आप क्या पढ़ेंगे बेटा? गौर करो, क्या-क्या पढ़ा है बेटा? विद्युत मुद्रण। सर ये क्या होता है? बिल्कुल बताएँगे। पहले नाम लिखो। तीसरा क्या पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे बेटा अपन धातु शोधन, यानी कि धातु को प्योर करना। अगला क्या पढ़ेंगे बेटा? धातु निष्कर्षण। बताएँगे बेटा, बताएँगे। धातु निष्कर्षण। इंग्लिश में भी बता रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हो। ठीक है? हाँ, डोंट वरी। कैपेसिटर निर्माण, जो कैपेसिटर बनाते हो ना बेटा, वो भी अरे सर इससे ही बनाते हैं, बिल्कुल बेटा इसी से ही बनाते हो, है ना? कैपेसिटर निर्माण। कैपेसिटर में क्या होता है बेटा? दो प्लेटें ही तो होती है चालक की, ये इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में क्या भरते हो? कुचालक, खत्म। कैपेसिटर निर्माण, बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले बेटा विद्युत लेपन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जहां जरूरत है बेटा वहां इंग्लिश लिख दूंगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लेपन का मतलब बेटा कुछ नहीं, उसके ऊपर प्लेटिंग करना, उसके ऊपर लगा देना, ठीक है। विद्युत मुद्रण का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रो टाइपिंग। धातु शोधन का मतलब होता है बेटा मेटल प्यूरिफिकेशन। ये क्या है बेटा? मेटल को शुद्ध करने वाला, मेटल प्यूरिफिकेशन, यानी कि आपके पास जो मेटल है ना उसमें से अशुद्धि हटाना, प्यूरिफिकेशन। अब देखो बेटा इसके इसका एक भाई ये भी होता है, अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखना बेटा, ये धातु निष्कर्षण है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि एक झुंड में चीजें पड़ी है, उसमें से मुझे धातु को खींच के बाहर निकालना है ना? मान लो लोहा है तो मैं मैग्नेट से खींचूंगा, है ना? उसे कहते हैं बेटा एक्सट्रैक्शन। और प्योर करने का मतलब क्या होता है बेटा? उसमें से अशुद्धि हटाना, है ना? दोनों चीजें अलग अलग है, तो इसे कहते हैं बेटा एक्सट्रैक्शन। क्या कहेंगे बेटा? धातु निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना? हाँ। और लास्ट के अंदर बेटा है कैपेसिटर निर्माण, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर।
सर अभी सेल नहीं आया बेटा, पहले बेसिक चीजें तो समझो, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। यानी कि एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन घुमाए तो बेटा आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो इधर से ही तो बनाएगा। तो पहला है बेटा विद्युत लेपन, है ना। टू द पॉइंट चीजें लिखते हैं, ठीक है। पहला लिखो बेटा विद्युत लेपन। सर ये विद्युत लेपन क्या होती है, 2 मिनट लिखो बेटा। अब देखो बेटा, जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, इस प्रक्रिया में विद्युत की सहायता से एक धातु की पर दूसरी धातु की क्या चलाई जाती है, बारीक परत चढ़ाई जाती है, उसे लेपन कहते हैं, ठीक है। तो लिखो बेटा, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है, इसमें एक धातु की दूसरे धातु पर क्या चढ़ाई जाती है बेटा, पतली परत चढ़ाई जाती है, पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसे क्या कहोगे बेटा, इसे ही विद्युत लेपन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है बेटा, विद्युत लेपन, है ना। अब इसका सिद्धांत क्या है बेटा, इसका सिद्धांत समझो सबसे पहले तो, है ना। अब देखो, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो बता दूं पहले, है ना। क्वेश्चन पूछेगा बेटा किसकी और किस पर, एनोड पर क्या रखोगे, कैथोड पर क्या रखोगे, बेटा क्वेश्चन आता है वो ध्यान रखो। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, भाई एनोड पर क्या लगाओगे, यहां लिखो बेटा एनोड, यहां लिखो बेटा कैथोड, क्या लिखोगे, कैथोड। बहुत बढ़िया, जैसा बता रहा हूं बेटा याद कर लेना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। देखना, अब आपको पूछा जाता है बेटा कौन सी धातु की किस पर लेप लगानी है ना, आराम से देखो बेटा। तो ध्यान रखना बेटा, एक है एनोड और एक है कैथोड। एनोड पहले आता है कि नहीं भाई, ए फॉर एनोड और ए फॉर पहले आएगा, है ना। तो यहां लिखो बेटा जिसकी, और यहां लिखो जिस पर, यहां लिखो एक बार लिखो सही, जिसकी, और यहां क्या है बेटा, जिस पर। नहीं समझ में आया, अभी बताते हैं बेटा। देखो मान लो सोने की ज्वेलरी है और तांबे की है, तो बताओ सोने को कहाँ लगाओगे, तो सोने की लेप लगानी है, तो जिसकी यानी कि एनोड पे क्या लगाओगे, सोना। जिस पर यानी कि किस पर, चांदी पर, तो लगा दिया। याद हो गया ना बेटा, हाँ। तो ये क्या है बेटा, लेप, लेपित क्रम। बोलो समझ में आया, आया सर, अब कभी गलत नहीं होगा, है ना। एक उदाहरण पूछूं, हाँ। मान लो आपको बेटा ये बोल दिया कि आपको सोने की पतली परत लगानी है चांदी पर, तो कैथोड पर कौन सी धातु, कौन सी धातु लटकाते हैं, ये एनोड कैथोड पे तो लटकती है, हाँ। तो देखो बेटा, अगर आप हमारे स्टूडेंट है तो आप क्या बोलोगे, यहां लिखोगे एनोड, यहां लिखोगे कैथोड। यहां क्या समझाया सर ने, जिसकी, तो इसको पूछो किसकी, तो ये कहेगा सोने की, तो यहां लिखो बेटा सोने की। इसको पूछो किस पर, तो ये कहेगा चांदी पर, तो यहां लिख दो बेटा चांदी। आपका आंसर हो गया 100% राइट। समझ में आया, क्यों इंटेलिजेंट बच्चे पूरे में से पूरे मार्क्स लाते हैं, क्योंकि बेटा उनको मार्क्स लाने का तरीका पता होता है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एनोड और कैथोड। एनोड पे क्या याद करोगे, किसकी, और यहाँ किस पर, किसकी यानी कि जिसकी और जिस पर, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत सही। ठीक है, किसकी लेप और जिसकी लेप, वो वाली बात, ठीक है, ओके। चलिए, अब इसका सिद्धांत क्या होता है बेटा, इसका सिद्धांत क्या होता है कि लवण के घोल में जब दिष्ट धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो बेटा दो धात्विक प्लेटों में क्या हो जाते हैं, जब लवण के घोल में दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है, तो बेटा धात्विक प्लेटें क्या होती है, रासायनिक परत के कारण, रासायनिक क्रिया के द्वारा बेटा क्या होती है, इस पर लेप होता है। मैं लिखाता हूं फिर समझाता हूं, लिखो बेटा, इसका सिद्धांत क्या है। आपको कोई पूछेगा विद्युत लेपन का सिद्धांत क्या है, तो क्या बोलोगे बेटा, लवणीय
लवणीय मतलब बेटा लवण वाला, यानी कि जैसे कि NaCl है ना, तो लवण के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, और विद्युत धारा पूछी जाती है बेटा कौन सी, तो बोलना DC, कभी भी AC नहीं, AC कभी भी नहीं, ध्यान रखना, DC प्रवाहित की जाती है। जाती है तो एनोड पर, एनोड पर लटकने वाली धातु की परत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रभाव द्वारा कैथोड पर लटकी धातु पर, धातु पर चढ़ जाती है, पर लेपित हो जाती है। बस यही सिद्धांत है। अब देखो बेटा, या तो इसको याद करो या मेरा तरीका जिसकी और जिस पर, है ना। तो देखो बेटा, लवणीय घोल के अंदर, यानी कि लवण, जैसे कि NaCl क्या है बेटा, लवण है ना, हाँ। तो लवणीय घोल में विद्युत धारा DC प्रवाहित करने पर एनोड पर जो लटकी हुई होगी ना प्लेट, उसकी धात्विक परत, उसकी उस धातु की परत, कौन सी बेटा, बारीक परत, विद्युत रासायनिक प्रभाव द्वारा बेटा कैथोड पर लटकी परत पर क्या हो जाती है, लेपित हो जाती है। और यही क्या कहलाता है, यही लेपन का सिद्धांत होता है, यही विद्युत लेपन का सिद्धांत है। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखो बेटा, इसमें ध्यान क्या रखना है अपने को, एनोड और कैथोड, एनोड पे कौन सी धातु लगाओगे, जिसकी लेप लगानी है, और कैथोड पे क्या है, जिस पर लेप लगानी है। कोई भी ले लो बेटा, आपको सोने पर चांदी की लगानी है, इसकी भी लगानी है, जिंक पर सोने की लगानी है, किसी पे भी लगानी है, जिसकी लेप लगानी है बेटा वो एनोड पर, जिस पर लगानी है वो कैथोड पर, काम खत्म। ये आपका लेपन हो गया कंप्लीट। ठीक है, जिस धातु की परत चढ़ानी है और बेटा उसे एनोड पर लगा दो, और जिस धातु की परत चढ़ानी है उसे कैथोड से जोड़ दो। ठीक है, चलिए, ये हो गया बेटा आपका विद्युत लेपन खत्म। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर। एक चित्र बना के बताऊं क्या, है ना, हाँ। अब देखना बेटा, इस चित्र में क्या होता है, देखो इस चित्र में क्या होगा, देखो समझो बेटा, कैसे बनाओगे इस चित्र को। मान लो ये एक पात्र है ना, अच्छा, ये एक पात्र है, गौर से देखो, ठीक है, अच्छा, एक प्लेट किसकी बना दो बेटा, एनोड की। ये वो प्लेट है किसकी बेटा, जिसकी लेप चढ़ानी है, अच्छा। और एक प्लेट बना दो सर कैथोड की, ऐसे ही बना दो, कोई दिक्कत तो है ना। ये लो, ये मैंने कैथोड की लेप है, इसकी लेप चढ़ानी है, ठीक है, चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये क्या है बेटा, ये जिसकी, और ये क्या है, जिस पर, ठीक है, बहुत सही। अब देखना, आराम से देखना, और ये पूरा बाहर का पात्र है मेरा, है ना, ये पूरा मेरा बाहर का पात्र है, अच्छा। इसके अंदर घोल कौन सा होगा पूछेगा, तो बेटा क्या बोलोगे, लवणीय घोल होगा। पहला क्वेश्चन, ये घोल कैसा होगा, तो लवणीय होगा। लवणीय का मतलब लवण युक्त, अच्छा। देखो बेटा, ये हिस्सा एनोड है, आपको कैसे पता चला, तो सर आपने ही तो लिखाया था, एनोड हिस्सा कौन सा होता है, एक धन छोर होता है, धनात्मक छोर होता है ना, हाँ। और धनात्मक छोर होता है, यानी कि ये बैटरी के किससे जुड़ता है, पॉजिटिव से जुड़ता है कि नहीं, धनात्मक पॉइंट से जुड़ता है, हाँ। तो बस ये हिस्सा मैंने क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया धनात्मक हिस्से से। तो इसका मतलब ये अपने अपने आप ऋणात्मक से जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब को किसकी परत लगानी है बेटा, सिल्वर की, किस लगानी है, कांसे पर, है ना, मान लो। तो बेटा ये मान लो मेरा कांसे की परत, कांसे की एक, कोई भी एक पदार्थ है ना, और कांसा क्या होता है वो आप जानते हैं, है ना। और यहाँ पर बेटा क्या है आपका, सिल्वर, क्या है, सिल्वर।
बेटा इस सिल्वर की परत डालनी है कांसे पर, तो बेटा जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होगी ना, तो यहाँ से जाके बेटा एक पतली परत इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। मैं बताने की कोशिश करता हूँ बेटा इसके ऊपर, ओहो! ये जो है ना, अगर मान लो बेटा ये मेरी सिल्वर थी, अरे! अगर ये सिल्वर का है, अब मेरे को पेंटिंग तो नहीं आती, कोशिश कर लेते हैं। बेटा ये सिल्वर है आपका, है ना? ओहो! ये सिल्वर है, ठीक है? अब देखना जैसे ही अभिक्रिया करोगे ना, तो बेटा इसकी पतली परत क्या होगी, इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना? तो बेटा यही क्या है आपका, यही क्या है साथियों, आपका सिल्वर की परत इसके ऊपर चढ़ना ही क्या कहलाएगा साथियों? सिल्वर का इसके ऊपर चढ़ना ही क्या कहलाएगा? आराम से देखो, तो यही बेटा धात्विक लेपन का सिद्धांत होता है, खत्म। ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। तो यही क्या है बेटा, विद्युत लेपन का सिद्धांत है। अब इसमें क्या है बेटा लेपन के सिद्धांत में, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है बेटा, जिसकी परत और जिस पर, है ना? यानी कि आप क्या ध्यान रखोगे बेटा, ये आपका हिस्सा कौन-सा है, एनोड, और ये हिस्सा क्या है आपका कैथोड, है ना? हाँ, ध्यान क्या रखना है, वही जिसकी परत चढ़ानी है और जिस पर चढ़ानी है। बोलो, जिस पर चढ़ानी है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने आंसर निकाल दिया और कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके। अब देखो बेटा, इसको चढ़ने के बाद अब इसमें जब आप परत चढ़ाते हो ना बेटा, इसको एक साफ करने की प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं बफिंग। क्या कहते हैं? बफिंग। अब बेटा यहाँ तक तो आपने समझ गए कि जिसकी और जिस पर, है ना? एक चीज़ और ध्यान रखना, बस एक चीज़ है। देखो जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो बेटा ये जो काँसे की जो प्लेट है ना, ये जो काँसे की जो आपकी धातु है, उसके ऊपर किसकी ल मान लो ये काँसे की है ना? इसके ऊपर किसकी लेप हो जाएगी? बेटा प्रक्रिया पूरी होने पर इसके ऊपर किसकी लेप हो जाएगी? इसके ऊपर बेटा किसकी लेप आ जाएगी? तो आप कहोगे इसके ऊपर मेरे चांदी की लेप आ जाएगी, है ना? लेकिन ध्यान रखना बेटा, इस चांदी की परत को चमकदार बनाने के लिए, यानी कि और ज़्यादा बेटा सुंदर बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, इसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए बेटा इस पे क्या की जाती है? बफिंग की जाती है। और ये बफिंग क्या होती है बेटा? ये बफिंग प्रक्रिया का अक्सर को पूछा जाता है, तो ये क्या है बेटा? चमकदार बनाने के लिए की जाती है। के लिए। तो क्या लिखोगे बेटा? है ना? समझ में आया? आया, ठीक है? तो क्या लिखोगे बेटा? जब लेपन की प्रक्रिया के द्वारा चांदी की परत पूरी तरह कांसे पर चढ़ जाती है ना? तो इसमें लिखना बेटा, जब जब लेपन की प्रक्रिया द्वारा द्वारा पूरी परत चढ़ जाती है, पूरी परत चढ़ जाती है। अब बेटा चाहे सोने की चांदी पर हो, चाहे चांदी की कांसे पर हो, है ना? कोई भी परत चढ़ जाती है, तो क्या किया जाता है बेटा? तो ध्यान रखना कि उसकी सतह को चमकदार बनाने के लिए बफिंग की जाती है। तो पूछना बेटा, तो लेपित सतह को और अधिक, भई आपको कोई आभूषण बनाना है तो चमकदार बनाओगे ना, है ना? हाँ, तो और अधिक चमकदार बनाने के लिए बेटा क्या की जाती है? बफिंग की जाती है। और बफिंग में भी बेटा कुछ भी नहीं होता, पतला हल्का-सा परत लगाते हैं, ठीक है? आपको सिर्फ पूछेगा बफिंग क्या होता है, ध्यान रखना। बफिंग प्रक्रिया की जाती है, की जाती है। बेटा ये बेहद इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कि ये बफिंग प्रक्रिया क्या होगी? तो बेटा ध्यान रखना कि जब लेपन की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण परत चढ़ जाती है, तो बेटा लेपित सतह यानी कि जिस पर लेपन हुआ है, उसको और अधिक चमकदार बनाने के लिए बफिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो किस लिए करोगे? सतह को और ज़्यादा चमकदार बनाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है झाड़ू-पोंछ साफ करोगे, नहीं।
उसको अच्छे से कोई भी कैरेमल मटेरियल, कोई भी मुलायम मटेरियल के द्वारा क्या किया जाता है, उस पे पतली परत लगा दी जाती है ना? जैसे मान लो बेटा एक पदार्थ है, उसको आपको मुझे काटना है, तो क्या करता हूँ बेटा उसके ऊपर मैं पतली सी टेप कर ताकि ज़्यादा नहीं टूट जाए, है ना? उस तरह का एक प्रोसेस होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। आपसे सिर्फ नाम पूछेगा, काम पूछेगा बस, डोंट वरी, ठीक है? अगला इम्पोर्टेंट क्या है बेटा? वो है विद्युत मुद्रण। अगला इम्पोर्टेंट क्या है बेटा? विद्युत मुद्रण, यानी कि इलेक्ट्रिकल टाइपिंग। क्या होती है मैं बताता हूँ, ठीक है? डोंट वरी। दूसरा होता है विद्युत मुद्रण। दूसरा क्या है? विद्युत मुद्रण, यानी कि इलेक्ट्रो टाइपिंग क्या है? पहले बेटा लिख लो ताकि समझ में आ जाएगा एकदम से, ठीक है? तो लिखो बेटा, इस विधि में पहले अक्षर को कंपोजिंग करके किसी पुस्तक के पृष्ठ पर को तैयार किया जाता है। तो लिख लो बेटा, इस विधि में जो भी अक्षर टाइप करने हैं उन्हें धात्विक सतह पर कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब क्या होता है बेटा? सांचा बनाया जाता है। कंपोजिट यानी कि निरूपित लगाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है? अभी समझाता हूं बेटा। इस विधि में जो भी अक्षर टाइप करना है, कि मान लो आपको टाइप करना है जोधपुर, है ना? तो बेटा आप क्या करोगे? पहले इस सतह के ऊपर ये ये है, उसके बाद क्या करोगे? कंपोजिट कर दोगे। जैसे जे कंपोजिट कर दिया, ओ कंपोजिट कर दिया, फिर डी कंपोजिट कर दिया, एच कर दिया। कंपोजिट का मतलब धसा देना, है ना? जैसे मान लो पुराने अपन एक चाबी बनाते हैं, नकली चाबी, तो बेटा अपन क्या करते हैं? उसको सेम टू सेम उसमें डालते हैं ना, क्या कहते हैं? साबुन के ऊपर उसका जेरोक्स लेते हैं, वो होता है बेटा कंपोजिट, ठीक है? बहुत बढ़िया, समझ में आया? आया। तो देखो बेटा क्या होगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर मोम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस या मोम की परत दबाकर बेटा इसकी नेगेटिव प्रतिलिपि तैयार करती है। अब पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस या मोम को अक्षरों पर दबाकर, अक्षरों में दबाकर, बेटा इसको क्यों यूज के लिया है? क्योंकि ये मजबूत हो जाती है बाद में। दबाकर क्या की जाती है बेटा? नेगेटिव। भाई ओरिजिनल तो इस धातु पे होगी, है ना? तो उसकी परत क्या आएगी? नेगेटिव आएगी बाहर। नेगेटिव परत तैयार की जाती है। उसकी नेगेटिव कॉपी तैयार की जाती है। करते हैं, क्लियर हुआ? हाँ, अभी लिखते रहो बेटा, है ना? ठीक है? अब देखो, ज्ञात रहे बेटा यह प्रतिलिपि चालक। अब देखो, अब आपने नेगेटिव कॉपी तो बना दी, लेकिन ये क्या है बेटा? मोम, और ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको चालक भी तो बनाना है, तो इसको चालक बनाने के लिए, ताकि बेटा इसमें से धारा प्रवाहित हो जाए, इसलिए बेटा इसके ऊपर ग्रेफाइट का छिड़काव कर देते हैं। तो लिखना बेटा, क्योंकि इस नेगेटिव कॉपी को, अभी समझाऊंगा बेटा मैं अच्छे से, नेगेटिव कॉपी को चालक बनाना है, अतः अतः इस पर क्या करते हैं बेटा? ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट का छिड़काव करते हैं। क्लियर? हाँ सर क्लियर, ठीक है, बहुत सही। अब इस प्रतिलिपि को क्या करेंगे बेटा? कॉपर सल्फेट के घोल में कैथोड पर लटका देते हैं। पहले लिखो फिर समझ में आएगा बेटा। अब इस प्रतिलिपि यानी कि कॉपी को
बेटा ये जो नेगेटिव प्लेट है ना, नेगेटिव कॉपी, इसी को प्रतिलोपी कहते हैं। लिखो नेगेटिव प्लेट, हर चीज लिखा देता हूँ। प्लेट बेटा इसे ही कहेंगे प्रति, यानी कि उल्टी है ना, तो बेटा इसे ही कहते हैं प्रतिलिपि। ठीक है, तो लिखो बेटा, अब इस नेगेटिव यानी कि प्रतिलिपि प्लेट को कहां लगाते हो बेटा? जिस पर यानी कि को कैथोड पर संयोजित करते हैं, संयोजित करते हैं। अभी सब बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। सर अब क्या हुआ, इसको कैथोड पे संयोजित कर दी, ठीक है, और एनोड पर क्या करोगे बेटा? तांबे की परत या तांबे की एक प्लेट लगाई जाती है, तथा साथ ही एनोड पर तांबे की परत लगाते हैं। बोलो हाँ। बिल्कुल। अब देखो, अब इस घोल में क्या प्रवाहित करोगे? डीसी धारा तैयार करोगे, है ना। अब इस घोल में पहले लिख दो, फिर समझा दूंगा। इस घोल में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा? रुकना बेटा, तो बताऊंगा। जैसे ही डीसी धारा दोगे तो बेटा कैथोड पर तांबे के ब्लॉक आ जाते हैं, जिससे थपाई हो जाती है। तो ध्यान रखना, जैसे ही डीसी धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड के क्या बेटा, एनोड पे क्या लगाई है? तांबा। तो एनोड के तांबे की परत कैथोड पर, एनोड के तांबे की परत की छपाई कहां होने लगती है बेटा? कैथोड पर होने लगती है। कैथोड पर होने लगती है। और इससे क्या होता है बेटा? इससे विद्युत की उपस्थिति में क्या होती है बेटा? इससे विद्युत की उपस्थिति में इलेक्ट्रोटाइपिंग होने लगती है, और इलेक्ट्रो टाइपिंग प्रक्रिया हो जाती है। जाती है। क्या सर इसको आज भी यूज करते हैं? नहीं बेटा, आजकल इसको यूज में नहीं लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं। तो लिखना बेटा वर्तमान में। पूछा जाता है बेटा ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिसको कम यूज करते हैं, तो वो यही है, वर्तमान में यह प्रक्रिया कम प्रचलित है। अब देखना बेटा हुआ क्या। देखो अब आराम से देखो, मान लो मुझे लिखना है बेटा जोधपुर, है ना, तो सबसे पहले मैं एक धातु की प्लेट लूंगा, ये ले ली, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं इसके ऊपर कंपोजिट करूंगा, यानी कि ऐसे अक्षर लिख दूंगा, जे ओ डी एच लिख दिया, ओके। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसके ऊपर क्या लगाऊंगा? पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, या क्या लगाऊंगा बेटा? मोम लगाऊंगा। देखो अपन कोई भी अपनी मान लो गाड़ी की चाबी खो जाती है ना, तो बेटा अपन क्या करते हैं? चाबी बनाने जाते हैं, तो यहाँ क्या रखता है बेटा? वो साबुन रखता है। क्या रखता है? साबुन। फिर मान लो मुझे ऐसी एक चाबी बनानी है ना, तो बेटा पहले वो इसको उठा के कहाँ रखेगा? यहाँ पर रखेगा, है ना। और फिर बेटा ये क्या करेगा? ये ऐसे चाबी इसके ऊपर रखेगा, फिर इसको क्या करेगा बेटा? दबाएगा। इसको क्या करेगा? दबाएगा। इसको इस तरह से क्या किया जाता है बेटा? दबाया जाता है। दबाने के बाद बेटा इस चाबी को वापस निकाल लेगा, है ना। और बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक परमानेंटली साचा बन जाएगा। बोलो हाँ। हाँ। जब इस चाबी को निकाल लिया बेटा, यहाँ पर एक साचा बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो बेटा यही प्रक्रिया क्या की जाती है? यही प्रक्रिया यहाँ पर भी की जाएगी। देखना बेटा, मैंने मोम या पीओपी को क्या किया बेटा? इसके ऊपर डाला। तो जैसे ही बेटा इसको मोम लगाया, तो देखो ये वापस लिखा हुआ है बेटा, जे ओ डी एच, है ना। इसके ऊपर ये मोम या पीओपी डालूंगा, है ना। तो देखो बेटा, ये मैंने पीओपी डाल दी। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये मैंने पीओपी डाल दी, है ना। अब
क्योंकि मुझे क्या बनानी है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पे लटकानी ये प्लेट, क्योंकि ये प्लेट भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड है। और इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए सर, इलेक्ट्रोड आपने बताया था कि इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए बेटा, चालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चालक। और इसको चालक बनाने के लिए मैं इसके ऊपर क्या डाल दूंगा, ग्रेफाइट डाल दूंगा। क्या डालूंगा, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को मैं कौन से कलर में बना देता हूं, मान लो ग्रेफाइट मैंने बना लिया ये लो। फिर मैंने बेटा इसको चालक बनाने के लिए इसके ऊपर क्या दिया, ग्रेफाइट। क्या डाल दिया, ग्रेफाइट। ये क्या है बेटा, ग्रेफाइट। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये क्या है बेटा, ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है। बहुत बढ़िया। ये क्या है, ग्रेफाइट है। अब ये एक प्लेट तैयार हो गई है ना। अब इस प्लेट को मैंने वापस से क्या किया बेटा, ये मेरा पात्र है ना। और इस प्लेट को उठाया, इस प्लेट को उठा के मैंने यहाँ पर टांग दिया। ये लो भैया, ये वो प्लेट है बेटा जो आपने बनाई है ना, JODH वाली प्लेट है ना। और इसको कहाँ पे लगाओगे, तो बेटा इसको हमेशा हम कहाँ लगाएंगे, कैथोड पर, है ना। बहुत बढ़िया। और एक बेटा प्लेट आप लोगे, ये कौन सी है बेटा, ये लोगे कॉपर की प्लेट, यानी कि तांबे की प्लेट, है ना। और इस पे क्या लगोगे बेटा, पॉजिटिव सप्लाई। ये आपका कौन सा हिस्सा है बेटा, एनोड, है ना। ठीक है। अब याद करो बेटा, इससे पहले की एक चीज याद करो, इससे पहले की एक चीज याद करो बेटा, हमेशा एनोड पर क्या लगाते थे, जिसकी लेप करनी है। और बेटा कैथोड पर क्या करना था, जिस पर लेप करनी है, जिस पर। अब देखना बेटा, जैसे अभिक्रिया होगी तो बेटा यहाँ से एनोड जो है वो जाने लगेगा, जाने लगेगा। और बेटा एनोड क्या करेगा, इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। ये शुरू हो गया, ये शुरू हो गया, ये शुरू हो गया। तो बताओ इस पेपर की टाइपिंग हुई कि नहीं, हो गई। तो बेटा इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो टाइपिंग, यानी कि टाइपिंग। बेटा इसे ही कहते हैं विद्युत मुद्रण, है ना। यानी कि विद्युत की उपस्थिति में इस धातु का मुद्रण करना। इसका मतलब क्या है बेटा, विद्युत की उपस्थिति में मुद्रण करना, यानी कि अंकन करना। समझ में आया, आया। आपसे सर क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको सिंपल सा बेटा क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ जो परत पे आपको करना है उसको कहाँ लगाओगे, कैथोड पर। जो परत लगानी है उसे क्या लगाओगे, आप एनोड पर। काम खत्म, आपको सब याद हो गया। ठीक, चल। आई होप बेटा आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, आ रही है। तो यही है बेटा आपका क्या है, विद्युत मुद्रण। ठीक है, ठीक है। अब जो अगला है वो है बेटा धातु का शोधन। क्या है बेटा, धातु का शोधन। तो अगला क्या है बेटा, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तीसरा क्या है, तीसरा क्या आ गया आपके पास, धातु का शोधन, है ना। चलिए, तो बेटा यहां से हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको आई होप बेटा यहां तक की चीजें सब समझ में आ चुकी है। थैंक यू सो मच।